अस्सलामुअलैकुम। मुअम्मर गद्दाफ़ी की तरफ से आज से ठीक 17 साल पहले इसराइल और मिडल ईस्ट के बारे में कहे गए वो अल्फाज कि जो आज बिल्कुल हर्फ बहर्फ सच साबित हो रहे हैं। ख़ास तौर से वो सारे अरब लीडर्स के जो उस वक्त मुअम्मर गद्दाफ़ी की बातें सुनकर हंस रहे थे और ये महसूस कर रहे थे कि शायद कोई पागल दीवानों वाली बातें कर रहा है, आज वो ज़रूर मुअम्मर गद्दाफ़ी के उन अल्फाजों को याद करके रो रहे होंगे। मुअम्मर गद्दाफ़ी के बारे में तो डिटेल में बात होगी ही, मगर उससे पहले हेनरी किसिंजर की तरफ से मंसूब की जाने वाली एक मशहूर कहावत का यहाँ पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। और कहावत ये है, इट मे बी डेंजरस टू बी अमेरिकाज़ एनिमी बट टू बी अमेरिकाज़ फ्रेंड्स इट्स बेटर। सादा और सरल शब्दों में मतलब ये बनता है कि अमेरिका का दुश्मन होना ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन उसका दोस्त होना घातक है, मतलब कि जानलेवा है। और आज की तारीख में इस कहावत को कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे अरब देशों से बेहतर कौन समझ सकता है, जो पिछली एक लंबी मुद्दत से अमेरिका से दोस्ती करके उसकी गोद में सिर्फ इस उम्मीद से बैठे हैं कि जब भी उनके ऊपर कोई ख़तरा आएगा तो अमेरिका बचाएगा। लेकिन जब कतर की राजधानी दोहा के ऊपर इसराइल ने एयर स्ट्राइक की, जो दरअसल किसी भी गल्फ़ कंट्री के ऊपर इसराइल की तरफ से की गई इतिहास की पहली एयर स्ट्राइक थी, तो उसने इन सारे अरब देशों को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया। अब अगर मुअम्मर गद्दाफ़ी के मामले पर आएँ तो ये बात 2008 की है कि जब अरब लीग का सीरिया के शहर दमिश्क के अंदर एक समिट हो रहा था। उसी समिट के अंदर मुअम्मर गद्दाफ़ी की तरफ से अरब के तमाम बड़े लीडर्स की मौजूदगी में वो यादगार स्पीच दी गई थी कि जिसको दुनिया में उस वक्त तक याद रखा जाएगा कि जब तक अमेरिका का इस दुनिया के ऊपर राज रहेगा। वैसे तो अरबी ज़बान में दी गई ये स्पीच अच्छी खासी लंबी थी, लेकिन मैं आप लोगों के सामने उस स्पीच के एक छोटे और अहम हिस्से का तर्जुमा रख देती हूँ। गद्दाफ़ी ने इस स्पीच में इराक़ और सद्दाम हुसैन पर बात करते हुए कहा था कि इराक़ को इन्वेट करने का, इराक़ पर अटैक करने का क्या रीज़न था। क्या उसामा बिन लादेन इराक़ी था? नहीं था। क्या न्यूयॉर्क पर अटैक करने वाले इराक़ी थे? नहीं थे। क्या पेंटागन पर अटैक करने वाले इराक़ी थे? नहीं थे। क्या इराक़ के अंदर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे? नहीं थे। और अगर होते भी तो वो दुनिया के कई देशों के पास है, अमेरिका के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सब के पास है। तो क्या हमको इन सब के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, इन सब को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए? आखिर इराक़ के बेकसूर 10 लाख लोगों को कत्ल कर देने का क्या रीज़न था? 17 साल पुरानी इस स्पीच को देते हुए मुअम्मर गद्दाफ़ी ने बीच में इन सारे अरब देशों को टॉन्ट भी किया था कि जो हमेशा से अमेरिका की गोद में बैठे हुए हैं। मतलब ये सब कहते हुए कहा था कि क्या जो हमारे अमेरिकन फ्रेंड्स हैं उनके पास कोई जवाब है, मगर ये सारे लीडर्स मुअम्मर गद्दाफ़ी की बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। मुअम्मर गद्दाफ़ी ने आगे कहा कि एक बाहरी ताकत आती है, वो एक इलाके को इन्वेट करती है, उस पर कब्जा करती है और फिर उसके लीडर, उसके प्रेसिडेंट मतलब कि सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा देती हैं और हम सब लोग उस वक्त सिर्फ साइड में बैठते हैं और हंसते हैं। आखिर वो कैसे हमारी एक अरब कंट्री के लीडर मतलब कि सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा सकते हैं? उन्होंने एक पूरी अरब लीडरशिप को फांसी पर चढ़ा दिया और हम लोग सिर्फ साइड में बैठे रहे हैं। क्या सद्दाम हुसैन के कत्ल की जांच पड़ताल नहीं होनी चाहिए? वरना तो अगला नंबर हम में से किसी का भी होगा। जी हाँ, गद्दाफ़ी ने जब ये कहा कि अगला नंबर हम में से किसी का भी हो सकता है, तो वहाँ मौजूद जो अरब लीडर थे वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। लेकिन मुअम्मर गद्दाफ़ी नहीं हंस रहा था, बल्कि वो इस मामले को लेकर बिल्कुल सीरियस था। बल्कि मुअम्मर गद्दाफ़ी ने तो इन सब हंसने वाले लोगों को लॉजिकल वे में ये भी याद दिलाया कि सद्दाम हुसैन भी तो पहले अमेरिका का दोस्त ही हुआ करता था। क्या अमेरिका किसी दौर में सद्दाम हुसैन के साथ ईरान के खिलाफ जंग नहीं लड़ा था? सद्दाम हुसैन कभी अमेरिका का दोस्त ही हुआ करता था। बल्कि उस वक्त अमेरिका का जो डिफेंस सेक्रेटरी था, जिस वक्त इराक़ को स्ट्राइक दी जा रही थी, वो सद्दाम हुसैन का कभी लोग हुआ करता था। मगर आखिर में क्या हुआ? आखिर में उन लोगों ने उसको फांसी के फंदे पर ही चढ़ा दिया। आप लोग भी उसी अमेरिका के दोस्त हो या फिर ये कह दो कि नहीं। अब साथियों, दिलचस्प बात ये है कि 2008 के बाद सिर्फ 3 साल ही गुजर सके थे कि 2011 में ही पहला नंबर उस इंसान का आ गया कि जिसने कभी कहा था कि सद्दाम हुसैन के बाद मुमकिन है कि अगला नंबर हम में से किसी का हो, मतलब कि मुअम्मर गद्दाफ़ी का।
अमेरिका ने कुछ नेटो कंट्रीज के साथ मिलकर लीबिया के ऊपर मुअम्मर गद्दाफी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया, कि जिसको वो अपने लिए बड़ा ख़तरा समझता था, और साथ ही ख़त्म कर दिया उस लीबिया देश का चैन, सुकून और उसकी खुशहाली, कि जिस लीबिया को गद्दाफी के दौर में लाइफस्टाइल के मामले में यूरोप जैसा समझा जाता था। इसके बाद दूसरा नंबर आया सीरिया के उस लीडर का, कि जो मुअम्मर गद्दाफी की उस स्पीच में सबसे ज़्यादा हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, मतलब कि बशर अल-असद का। हालांकि बशर अल-असद के लिए अच्छी चीज़ ये थी कि उसके पास रशिया जैसा एक दूसरा देश मौजूद था, जिसने खुद बशर अल-असद और उसकी हुकूमत को एटलीस्ट अगले कुछ सालों के लिए गिरने से बचा लिया। और फिर कई सालों के बाद 2024 और 25 के करीब में आकर जब वो हुकूमत गिरी भी, तब भी रशिया की मदद से एटलीस्ट बशर अल-असद अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। जिसके बाद अमेरिका ईरान के पीछे भाग गया। तब भी इन अरब देशों को यही लग रहा था कि भाई ईरान तो अमेरिका का जगजाहिर दुश्मन है, भला अमेरिका हमारे पीछे थोड़े ही आएगा। लेकिन इनको एहसास नहीं था कि मुअम्मर गद्दाफी की ज़बान से निकले हुए वो अल्फाज पत्थर की लकीर साबित होंगे, क्योंकि अब फाइनली दोहा पर की गई स्ट्राइक के ज़रिए से अमेरिका की इन देशों के ऊपर चढ़ाई शुरू हो चुकी है। यही वजह है कि सारे अरब देश अब एक ही वक्त में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और साथ ही बहुत ज़्यादा हिले हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ईरान जैसे देशों का केस ऐसा है कि वो अपने दुश्मन मतलब कि अमेरिका के मुकाबले में कमज़ोर भले ही हो, लेकिन खाली हाथ नहीं है। उन्होंने पिछले 2-3 दशकों में अपने खुद के बलबूते पर जो कुछ भी हो सका उस हिसाब से तैयारियां जारी रखी, जिसका रिजल्ट हम लोगों को अभी कुछ दिन पहले चलने वाली उस जंग में नज़र आया, कि जो ईरान की इसराइल प्लस अमेरिका के साथ हुई थी। मगर रहा मामला कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे अरब देशों का, तो इनका तो केस ऐसा है कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि इनके ऊपर हंसा जाए या फिर उन पर अफसोस किया जाए, क्योंकि अपने दुश्मन के बदले में चलाने के लिए इन लोगों के पास अपना एक पत्थर भी मौजूद नहीं है। उसकी मेन यही वजह है कि इनके पास पैसा तो बेशुमार है, मगर पिछले एक लंबे वक्त से ये सारा पैसा अमेरिका को देते आए हैं, सिर्फ इस उम्मीद के साथ कि जब भी वक्त पड़ेगा तो वही इनकी हिफाजत करेगा। ये आराम से व्यापार करेंगे, खूब तेल बेचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएंगे और फिर से ज़्यादा पैसे में से थोड़े से पैसे अमेरिका को देकर उसी से हथियार ख़रीद लेंगे। बाकी उसको मिलिट्री बेसिस की जगह तो दे ही रखी है, उसके फौजी भी अपने यहाँ पर उतार रखे हैं। तो अब वो जो हथियार ख़रीदे थे वो भी एक तरीके से देखा जाए तो अमेरिका के ही हथियार हैं, और अमेरिका ही फ्यूचर में इनकी हिफाजत की खातिर इन्हीं की तरफ से चलाएगा। मगर किस्मत का सितम देखिए कि इस राजनीति के तहत ये लोग ना इधर के रहे ना उधर के रहे, क्योंकि कतर का ही केस ले लिया जाए तो कुछ वक्त पहले ईरान ने इनके ऊपर अटैक किया। रीज़न सिंपल था कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करते हुए कि जो कतर के यहाँ पर है। अब कतर तो बदले में कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं था, और अमेरिका ने भी उसकी तरफ से कुछ खास किया नहीं, तो कतर को आखिरकार कड़वा घूंट पीकर खामोश रहना पड़ा। मगर अभी चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि अपोजिट साइड मतलब कि जो दूसरी पार्टी है इसराइल, ये जिसको आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका, उसने अटैक कर दिया। अब कतर समेत वो सारे ही अरब देश परेशान हैं कि जिन्होंने लंबे वक्त से अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी अमेरिका को सौंप रखी थी, जिसकी वजह ये है कि ईरान की तरह ये बदले में इसराइल के ऊपर कोई ख़ास कार्रवाई तो कर नहीं सकते हैं, और जब कार्रवाई हो ही नहीं सकेगी तो भाई ये तो दुनिया का उसूल है कि फिर आपका दुश्मन मतलब कि इसराइल बार बार आपके ऊपर हमला करता ही रहेगा। और आखिर में बस इसी शेर के साथ हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।